हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो आज के इस YouTube वीडियो में एजुकेटर ब्रो आपके लिए लाया है बिहार स्टेट 2025 के लिए 2024 का PYQ, जो कि आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 में से 30 क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 2024 में आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लर्निंग डोमेन्स। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसको कितने अधिगम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो क्या वो ऑप्शन ए है 2, 3, 4 या 5? क्या करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, आप में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर जो है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो पहला है कोऑग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोऑग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ब्लूम ने सीखने की जो है अधिगम के क्षेत्रों को 3 भाग में बांटा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट इवैल्यूएट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट खुद को इवैल्यूएट कर सकता है? स्व मूल्यांकन में खुद को जो है विद्यार्थी किसका मूल्यांकन करते हैं? तो क्या वो टीचर परफॉर्मेंस का करते हैं, क्या वो पीयर लर्निंग का करते हैं, क्या खुद का करते हैं और क्लासरूम इन्वायरमेंट का करते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको दिया है स्व मूल्यांकन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ओन लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि जो है क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैंने PYQ का ये वीडियो लेकर आया हुआ है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच एज ग्रुप इज़ कवर्ड बाय RTE यानी राइट टू एजुकेशन में कौन सी आयु वर्ग को शामिल किया गया है? क्या 5 से 10 वर्ष, क्या 6 से 14, क्या 6 से 18 या 3 से 8? कौन सा वो एज ग्रुप है? तो करेक्ट आंसर है 6 से 18, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की विधि किसमें जो है मौजूद होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होती है, ये एक क्या डिडक्टिव मेथड होता है, क्या इंडक्टिव होता है, प्रोजेक्ट होता है या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर को हम जो है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगमनात्मक विधि भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द वर्ड ह्यूरिस्टिक कम्स फ्रॉम। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है कौन सी भाषा से आया है? तो ह्यूरिस्टिक देखिए जो शब्द है, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले इसका अर्थ होता है खोज करना। क्या अर्थ होता है इसका? खोज करना। ठीक है, और अब बात करते हैं अगर वो किस भाषा से आया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज का जो है शब्द है ह्यूरिस्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ए डैश इज envisaged as a blueprint and guide map for classroom action, यानी कि कक्षा में कार्यों के लिए मार्गदर्शक मानचित्र के रूप में किसे माना जाता है? तो कक्षा में जो है क्या टाइम टेबल को मार्गदर्शक मानचित्र के रूप में माना जाता है, या लेसन प्लान, या करिकुलम, या इवैल्यूएशन रिपोर्ट? तो आपको सभी को पता होगा, एक शिक्षक के लिए कक्षा में मार्गदर्शक जो है वो लेसन प्लान ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिक्षण अधिगम गतिविधियों का विस्तृत चार्ट किसका भाग होता है? शिक्षण अधिगम गतिविधियों की अगर बात करें तो एक शिक्षक के लिए जो गतिविधियों का विस्तृत चार्ट है वो क्या होता है? तो इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा? लेसन प्लान ही देखने को मिलेगा। लेसन प्लान ही यानी पाठ योजना ही जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या होती है? विस्तृत चार्ट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? प्राइमरी में किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में किया जाता है, कोचिंग सेंटर में किया जाता है,
या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया है। देखिए आपको पता है माइक्रो टीचिंग आप कहाँ करते हैं, जब आप कॉलेज में होते हैं, यानी जब आप बीएड या बीटीसी कर रहे होते हैं तब, यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पढ़ने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? पढ़ने में कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं या डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, डिसलेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया क्या कहते हैं? तो पढ़ने में कठिनाई को डिसलेक्सिया। देखिए एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है, तो पढ़ने में कठिनाई। ग्राफ मीन्स पिक्चर, ठीक है, ग्राफ मीन्स पिक्चर, यानी कि अगर पिक्चर बनाने में या पिक्चर देखकर समझने में डिफ़िकल्टी हो तो डिस्ग्राफिया। कैलकुलिया, यानी कि अगर मैथ के प्रॉब्लम्स में दिक्कत हो रही हो तो फिर डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कक्षा प्रक्रिया का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा कक्षा प्रक्रिया का घटक नहीं है? क्या टीचिंग है, क्या लर्निंग नहीं है, क्या इंटरेक्शन नहीं है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ टीचर परफॉर्मेंस नहीं है? तो कौन सा वो ऑप्शन है जो कक्षा प्रक्रिया का घटक नहीं है? तो जो है इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक क्लास का जो है कंपोनेंट नहीं है। बाकी एक क्लास में क्या होनी चाहिए? टीचिंग होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, बट टीचर का परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन उसके क्लास में नहीं होना चाहिए, क्लास के बाद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड्स, जो है अगर बच्चों में पुस्तकों का क्या महत्व है? तो बच्चों में पुस्तकों का महत्व क्या सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ओनली के लिए है, या डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है, या मेमोराइजेशन के लिए है, या फिर फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए है? देखिए कि बच्चों के लिए जो है पुस्तकों का महत्व सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन के भी लिए नहीं है, तो है किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफेक्टिव इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज़ इन स्टूडेंट इज़ मोर लाइकली व्हेन द टीचर, यानी कि मूल्यों का प्रभावी संस्कार तब संभव है जब शिक्षक क्या करता है? गिव लॉन्ग लेक्चर्स, पर्सनली प्रैक्टिसेस दीज वैल्यूज़, या पनिश करता है, या फिर रीड मोरल स्टोरीज़। तो देखिए जो शिक्षक का आचरण होता है वो विद्यार्थियों के लिए ही आदर्श होता है, यानी कि जब टीचर पर्सनली उन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट जो है ऑलरेडी करेगा। इस ऑप्शन से हमें यही मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, टीचिंग क्या प्रोसेस है? इमिटेशन का, ट्रांसमिटिंग नॉलेज का, मेमोराइजेशन का, ऑब्जर्वेशन का। देखिए मेमोराइजेशन तो जहाँ आपको दिखे आपको इसको काट ही देना है, क्योंकि टीचिंग ऑफ आर्ट में मेमोराइजेशन एक नेगेटिव वर्ड की तरह माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसमिट। टीचर क्या करता है? टीचर एक नॉलेज ट्रांसमीटर है और टीचिंग जो है एक ट्रांसमिटिंग नॉलेज प्रोसेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच वर्ब इज एसोसिएटेड विद द साइकोमोटर डोमेन, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो साइकोमोटर डोमेन यानी मनोचालक क्षेत्र से कौन सा क्रिया शब्द जुड़ा हुआ है? तो क्या एक्सप्लेन है, क्या डिस्क्राइब है, क्या एनालाइज है, या क्रिएट है? चलिए बताइए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क्राइब। जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो ही आपका साइकोमोटर एबिलिटी इसमें माना जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट ऑफ अ लेसन प्लान शुडंट बी ओवरली डिटेल्ड, यानी कि लेसन प्लान का कौन सा ऐसा भाग है जो बहुत अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए? तो क्या वो टीचर स्क्रिप्ट जो है विस्तृत नहीं होनी चाहिए, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या टीचिंग एड्स, या इवैल्यूएशन? देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो आपको विस्तृत रखनी ही रखनी है, टीचिंग एड्स आपको विस्तृत रखनी ही रखनी है, इवैल्यूएशन भी रखनी है, बट एक जो टीचर का स्क्रिप्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ओवरली डिटेल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड, पाठ्य पुस्तकें सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होती हैं? तो पाठ्य पुस्तकें जो है क्या अकेले में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्या विथ अदर लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, या विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या ओकेजनली? तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा? तो टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो दूसरी लर्निंग मटेरियल्स के साथ ही अत्यधिक प्रभावी होती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर फॉरगेटिंग, इनमें से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इंटरफेरेंस, रिप्रेशन,
डिज़ायर टू रिमेंबर या डीके? मैं मतलब बता देता हूँ। देखिए, याद रखने की जो इच्छा शक्ति या स्मरण शक्ति होती है उसको कौन बढ़ाता है? उसको बढ़ाता है डिज़ायर टू रिमेंबर। जब आप किसी चीज़ को याद रखने की आपके अंदर इच्छा होगी तो ही आप उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यानी भूलने का कारण क्या नहीं, अगर आपके अंदर डिज़ायर है, रिमेंबर यानी याद रखने की इच्छा है, तो आप उसको नहीं भूलेंगे, बार बार वो आपका माइंड में रिकॉल होता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट लर्निंग? इनमें से कौन सा जो है कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो क्या वो मोटिवेशन प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। क्या इन्वायरमेंट प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। क्या इंटरेस्ट प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। बट एक ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन यानी कि जो उद्देश्य का निर्धारण है ये जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर, ऑडियो विजुअल सामग्री कैसी होती हैं? अनसेंसरी होती हैं, मल्टी सेंसरी होती हैं, सिंपल होती हैं या रिटन ओनली होती हैं? बताइए। तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है कौन सा होना चाहिए? ऑडियो विजुअल जो है क्या वो यूनिसेंसरी होती हैं? नहीं होती हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्या वो सिंपल होती हैं? नहीं। क्या वो रिटन ओनली होती है? नहीं। यानी करेक्ट आंसर जो है मल्टी सेंसरी। ऑडियो विजुअल नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो भी है विजुअल भी है, तो मल्टी सेंसेस उसमें यूज़ हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। डाइंस ब्लॉक आर यूज फॉर, डाइंस ब्लॉक किसके लिए यूज़ करते हैं? तो डाइंस ब्लॉक जो है क्या लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं? नहीं। क्या रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं? नहीं। क्या मोरल एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी जोड़ घटाव के लिए, गणित की अवधारणाओं को ठोस रूप से समझने के लिए हम डाइंस ब्लॉक क्या यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग द चाइल्ड ऑफ एज 5 यानी 5 वर्ष का बच्चा किस चरण में आता है? 5 वर्ष का बच्चा क्या प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा? नहीं। क्या मिडिल स्टेज में आएगा? नहीं। क्या सेकेंडरी स्टेज में आएगा? यानी वो आएगा तो किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टेट में ही आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इन अ चाइल्ड लाइफ यानी कि जो है बच्चे के समाजीकरण में जो प्राथमिक संस्था है वो कौन सी है? क्या वो पीयर ग्रुप है? नहीं। क्या वो मीडिया है? नहीं। क्या वो स्कूल है या फैमिली है? दोनों में से कौन है? बताइए। तो देखिए, जो बच्चा के जो प्राइमरी है सबसे पहले वो अपनी फैमिली से सीखता है, यानी उसके समाजीकरण का प्राथमिक संस्था जो है उसकी फैमिली है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा में क्या प्रदान किया जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हम सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या रूट लर्निंग? तो एकदम नहीं सिखाते हैं। ठीक है। क्या एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि फॉर नॉलेज या फिर पैसिव लर्निंग? तो पैसिव लर्निंग भी नहीं सिखाते हैं। हम सिखाते हैं क्या? विद्यार्थी ज्ञान के निर्माण के लिए उसको पर्याप्त अवसर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। NCF 2005 में किस प्रकार का बदलाव बताया गया है? NCF 2005 में किस प्रकार का बदलाव बताया गया है? तो क्या वो टीचर सेंटर टीचर ओनली? बिल्कुल नहीं। क्या स्टूडेंट सेंटर एग्ज़ाम सेंटर? तो और नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बेस्ड रूल बेस्ड? तो एकदम नहीं होना चाहिए। क्या वो नॉलेज इज़ गिवन इवॉल्व्स एंड क्रिएटेड? यस, बिल्कुल। जो है NCF में अब ज्ञान को बदलने और विकसित होने वाली प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अ चाइल्ड हैविंग ओमिशंस रिवर्सल यानी कि यदि बच्चा पढ़ते समय अक्षर छोड़ता या उलटता है तो वह किसका संकेत है? जैसा मैंने अभी बताया कि ग्राफ आएगा तो पिक्चर, कैलकुले आएगा तो मैथ, एल यानी लेक्सिया आएगा तो लैंग्वेज, और डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पढ़ने का बात हो रहा है, लैंग्वेज का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। कैरोल गिलिगन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो कैरोल गिलिगन की जो थ्योरी है वो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है? बिल्कुल नहीं। क्या वो सोशल डेवलपमेंट से है? बिल्कुल नहीं। क्या वो इमोशनल डेवलपमेंट से है? बिल्कुल नहीं। तो उनकी जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट थी। उन्होंने नैतिक विकास में लैंगिक यानी जेंडर पर्सपेक्टिव पर जो है थ्योरी दिया था। किस पे दिया था? तो जेंडर के पर्सपेक्टिव में मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि जो है क्या रहने वाली है? क्या वो इग्नोरिंग प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या वो एस्केप करना है? नहीं। तो हमें क्या करना है? हर्डल्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट, यदि व्यक्ति जो है सीधे समस्या के कारण को ही समाप्त कर देगा, हटा देगा, तो फिर वो डायरेक्ट मेथड हुआ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अ पीरियड ऑफ डिसओरिएंटेशन एंड डिस्कवरी यानी कि भ्रम और खोज का काल जो है कौन सा होता है? किस अवस्था में एक बच्चा या एक मानव जो है भ्रम में रहता है और हमेशा खोजी नेचर का रहता है? तो क्या वो चाइल्डहुड में रहता है? नहीं। क्या वो इन्फेंसी में रहता है? नहीं। इन्फेंसी में तो उसे क्यों ही किसी बात का भ्रम होगा। ठीक है, और क्या वो एडल्टहुड में होगा या एडोलेसेंस में? देखिए दोनों जो है बहुत ही क्लोज आंसर है, तो इसका जो है हो जाएगा एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस में ही वो भ्रम में रहता है। यानी ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन से क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। द नॉलेज ऑफ मोर लैंग्वेज देन अ नेटिव वन यानी कि मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का ज्ञान क्या कहलाता है? बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है, मोनो मल्टीलिंगुअलिज्म या लिंग्विस्टिक? देखिए अगर आपको मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो आप सीधे और सीधे मल्टी में हुए। देखिए बाई मतलब दो, मोनो मतलब एक, और लिंग्विस्टिक मतलब सिर्फ जानना, तो यानी कि मल्टी लिंग्विस्टिक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट सम्स ऑफ हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड ओवर टाइम? वह मूल्यांकन जो बताता है कि विद्यार्थी ने समय के साथ कितना सीखा। तो यानी ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जिसमें हम ये पता कर पाते हैं कि विद्यार्थी ने समय के साथ, यानी असेसमेंट कौन सा है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या असेसमेंट एज लर्निंग है, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, या डायग्नोस्टिक असेसमेंट है? ठीक है, कौन सा है? तो देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी हम लर्निंग के लिए असेसमेंट हमें नहीं करनी है। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि अब हम असेसमेंट को ही अपना लर्निंग नहीं बनाना है हमको। ठीक है, तो फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी हमें लर्निंग का असेसमेंट करना है। और यही तो कह रहा है कि विद्यार्थी ने समय के साथ क्या सीखा, इसको जानने के लिए हमें अपनी लर्निंग का असेसमेंट करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहे कुछ 30 क्वेश्चंस जो है 2024 के पेपर में आपके पूछे गए हैं बिहार स्टेट के। ठीक है, बिहार स्टेट के 2024 के PYQ ये थे आपके सामने। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप और जानकारी चाहते हो बिहार स्टेट से रिगार्डिंग या और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो, या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।